इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इससे पहले 7 चैप्टर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे हो रखे हैं और उनकी 1 शॉट भी आ रही हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक की। ठीक है, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि इसके नेम में ही 2 चीजें आती हैं, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक। यानी इस वेव के अंदर इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वर्ड आने की वजह से आपको थोड़ा थोड़ा इतना तो आइडिया हो गया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी बात है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात है, और मैग्नेटिक फील्ड की भी बात है। अब एक्चुअल क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैसी दिखती हैं, क्या प्रॉपर्टी होती हैं, कहां से आती हैं, किसके काम आती हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे पहले तो मन में यही बात आती है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, जो हम जानते हैं। तो दीज आर द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो कैसी वेव होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये वाली बात तो हमने अभी भी नाम सुनते ही कहा था, लेकिन इन्होंने एक और कंडीशन लगाई कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे समझ सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो या फिर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अभी हमने कंडीशन नहीं बोली कि इधर होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मान के चल रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा कि इधर होगा कि इधर होगा या इधर होगा, कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर कर दो 90 डिग्री, या फिर इधर कर दो 90 डिग्री। अभी बात करेंगे क्या और हमें जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, एज दे आर परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी एक और बात आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, और साथ में जिधर वेव जा रही है, जिधर उसका प्रोपेगेशन हो रहा है, जिधर उसका मूवमेंट हो रहा है, वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये तो बड़ी कंडीशन कैसी आ गई। अब देखो इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि कैसी कंडीशन बन रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लिया। तुम कहोगे सर ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मान लिया, दोनों परपेंडिकुलर, भाई बिल्कुल है। अब जिधर ये चलेंगी वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो उसको किधर चलना पड़ेगा, इस तरफ, क्योंकि ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। दोनों से देखो, यहां से 90, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और वेव इधर जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, उससे भी 90, क्योंकि इधर जा रही है। थोड़ा सा फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं डायग्राम तो दिखा ही दूंगा। थोड़ा सा फील आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों परपेंडिकुलर, तो वेव या तो इस तरफ जाएगी या इस तरफ आएगी। ठीक है, तो तीनों ही, तो डेफिनेशन याद रहेगी। दीज आर द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ओके, नेक्स्ट है मैक्सवेल शोड दैट द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड ऑन द परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल। यानी मैक्सवेल, देखो ये नाम इस चैप्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती थी, मैक्सवेल से। मैक्सवेल ने उंगली की थी कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बोला उंगली करके भाई कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, या फिर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया। ये सारी बातें हम डिस्प्लेसमेंट करंट जब पढ़ेंगे वहां बात करेंगे, पर अभी आप इतना समझ लो कि मैक्सवेल का अच्छा खासा रोल है इस चैप्टर के अंदर। तो मैक्सवेल ने क्या शो किया कि अभी आपको ये पता चल गया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती हैं। तुम्हें पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिधर जा रही हैं वो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। फिर उन्होंने कहा अगर ये प्रोपेगेट हो रही हैं, चल रही हैं, तो इनकी स्पीड होगी। तो मैक्सवेल ने बताया कि इनकी जो वेव की स्पीड है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है, वो डिपेंड करेगी परमिएबिलिटी और परमिटिविटी पर। परमिएबिलिटी रिलेटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड से, अगर ये आपने पढ़ा हो तो। परमिएबिलिटी किससे रिलेटेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि वो सब्सटेंस या वो मीडियम जिसमें जो कि इसे अफेक्ट करेगा। और जो परमिटिविटी था ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड था, या कह लो इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो चूंकि इसके अंदर दो ही बातें हो रही हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो इसीलिए परमिएबिलिटी और परमिटिविटी दोनों पर इसकी स्पीड डिपेंड करेगी। वो कैसे डिपेंड करेगी वो भी आगे बताया जाएगा। द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल, यानी जिस मीडियम में से ट्रेवल कर रही है। यानी कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम से ट्रेवल करेंगी, वैसे तो इनको मीडियम की जरूरत होती नहीं है, लेकिन जब ये किसी मीडियम से ट्रेवल करती हैं तो उस मीडियम के अंदर जो परमिएबिलिटी होगी
यानी कि वो मीडियम कितना अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को पास होना या मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ कर रहा है, और जो उस मीडियम की परमिटिविटी होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरीके से स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर उस मीडियम का क्या नजरिया है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, तो ये सारी चीजें परमिटिविटी में आ गई। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जब वो मीडियम में जा रही है तो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड कर रही है। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है? ठीक है, आगे बोला है कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस इज गिवन बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है फ्री स्पेस में, कैसे स्पेस में, फ्री स्पेस में, वो इतनी होती है c इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 1 बाई अंडर रूट में म्यू नॉट ई नॉट। ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी कितनी होती है, कोई भी फ्री स्पेस है उसकी परमिएबिलिटी कितनी होती है, वो अगर आपको याद हो तो म्यू नॉट इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7। देखो ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जब पढ़ा था तब आपको वहां बताई गई थी, तो आपको परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, इनके जो एक्सप्रेशंस है वो याद होने चाहिए, क्योंकि देखो ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है, तो आपको जानकारी फर्स्ट चैप्टर की भी होनी चाहिए जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी की थी, उसमें क्या क्या एक्सप्रेशन है, और आपको जानकारी मैग्नेटिक फील्ड की भी होनी चाहिए जो आपने अपन के जो 3rd 4th चैप्टर में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तब आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अच्छे से जान पा रहे हो तब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया, यानी जितना अब तक पढ़ा है उन सबका यूज एक तरीके से अपने आप में करेगा। ठीक है, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता था म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7। ये किसकी वैल्यू होती थी, म्यू नॉट, यानी कि परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं या कह लो एक्सप्रेस करते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता था वो होता था ई नॉट इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 टू द माइनस 12, और ये इनके पीछे यूनिट लगी हुई है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एक्सप्रेशन नहीं पता है तो अभी यही ऑप्शन ऐसे याद रख लो कि भाई परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की होती है 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7, याद कर लिया, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस याद कर लिया, ई नोट से डिनोट करते हैं 8.85 इंटू 10 टू द माइनस का 12, दोनों याद हो जाएंगे। अब जैसे ही हमें बताया गया है कि c इक्वल्स टू यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू क्या है 1 अपॉन म्यू नोट की वैल्यू लगा दी 4 पाई इंटू 10 टू माइनस 7, और ई नोट की वैल्यू लगा दी यानी कि परमिटिविटी की वैल्यू लगा दी 8.10 टू माइनस 12। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो c इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आप लोगों को याद होगा हम छोटी क्लासेस से स्पीड ऑफ लाइट को ये लेते हुए आ रहे हैं, तो यहां से थोड़ा थोड़ा आइडिया ये हो गया कि भाई लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर है, लाइट हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि आपको याद हो तो हम बचपन से ही मतलब 8th से 9th से ही अगर जब से भी हमारी लाइट पर नजर पड़ी है, लाइट चैप्टर पर नजर पड़ी है, हम तब से क्या कह रहे हैं कि जो स्पीड होती है लाइट की वो कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है मात्र 1 सेकेंड में। और वही स्पीड किसकी निकल के आई, वही स्पीड निकल के आई है मेरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। यानी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि परमिएबिलिटी और परमिटिविटी इन पर डिपेंड कर रही थी, तो वो निकल के आई है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, पता चल गया, एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड हो दोनों परपेंडिकुलर हो, और जो उनका प्रोपेगेशन हो रहा है वो भी क्या हो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और क्या बात पता चली, और पता चली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। ठीक है, तो आगे लिखा है विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस फैक्ट लेड मैक्सवेल टू द प्रेडिक्ट दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी यहां से मैक्सवेल ने ये भी प्रेडिक्ट कर दिया कि जो लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहां तक क्लियर है, नोट करना हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं रिकमेंड करता हूं जब भी मेरे चैनल पे वीडियोस देख रहे हो एक पेन और नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि मैं नोट्स लिखाता हूं, साथ के साथ मेरे नोट्स भी होते हैं, मैं खुद बनाता हूं, समझ रहे हो ना, बुक में से। तो इन नोट्स को आप कहीं नोट करते चला करो साथ के साथ। ठीक है, अब फिलहाल इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। अब देखो आगे, अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखती कैसी है, क्योंकि अभी हमने ये तो बात कर ली थी मेरे भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दिखते हैं कि नहीं। देखो ध्यान से, आपका वाई एक्सिस, आपका जो ये वाई एक्सिस है, आपका जो वाई एक्सिस है ये आपका बता रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई एक्सिस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस पर रख दिया मैग्नेटिक फील्ड, और जो एक्स एक्सिस है उस पर रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन। क्योंकि आप जानते हो 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उनका प्रोपेगेशन। अब तीनों को परपेंडिकुलर रखने का एक ही कंडीशन है, एक ले लो एक्स एक्सिस, एक ले लो वाई एक्सिस, एक ले लो जेड एक्सिस। इसके अलावा तो भाई तीनों को परपेंडिकुलर रख नहीं सकते। अगर 2 को परपेंडिकुलर रखना होता तो हमारे पास ऑप्शन थे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
या फिर एक्स एक्सिस जेड एक्सिस पर, तीन चीजें और तीनों को एक दूसरे परपेंडिकुलर रखना। तो एक ही ऑप्शन है, एक्स एक्सिस पर रखो एक को वाई एक्सिस पर रखो, एक को जेड एक्सिस पर रखो, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होती है और वाई एक्सिस भी जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अगर इसको और अच्छे समझना तो अपने रूम के अंदर कॉर्नर को पकड़ लो, जो हमारी रूम की दीवार होती है वो होती है वाई एक्सिस, और जो हमारी रूम की लेंथ होती है वो एक्स एक्सिस, और जो रूम का इधर वाला पार्ट होता है ब्रेथ वो वाई एक्सिस। बिल्कुल फील आ जाएगा। आप रूम में खड़े हुए और रूम के सामने देखो, जो हाइट है वो जेड एक्सिस ले लो, जो रूम के सामने वाली लेंथ है यू उसे एक्स एक्सिस ले लो, जो बगल वाली रूम की वाली लेंथ है उसे वाई एक्सिस ले लो। क्लियर है? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अब देखो डायग्राम ध्यान दे। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वाई एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाया? वाई एक्सिस पर। तो देखो ये रहा, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनाया जेड एक्सिस पे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बिल्कुल क्लियर है? इसको फील करना होता है ऐसे फील कर लो। वाई एक्सिस को ऊपर ले लो, वाई एक्सिस को ऊपर ले लो, ले लिया, ठीक है। जेड एक्सिस को अपने सामने ले लो, ले लिया। एक्स एक्सिस को ये ले लो। तो ये कह रहा है कि वाई एक्सिस पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाओ ऐसे वाई एक्सिस के लिए, और जेड एक्सिस का माना आपकी तरफ, तो अपनी तरफ बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये लेटा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपकी तरफ है ऐसे, और ये वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर हो गए? ये एकदम से ऐसे ऐसे हो गया, इस तरीके से देख लो, इस तरीके से। ये वाला जो हैंड है मेरा ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये वाला जो हैंड है हॉरिजॉन्टल बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, बिल्कुल सेम यही कंडीशन हो रही है। ठीक है, अब प्रोपेगेशन किधर हो रहा है? इसका प्रोपेगेशन हो रहा है इस साइड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर हो गया ये वाला डिस्टेंस। क्लियर है? तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है। यहाँ पे मैंने वेवलेंथ बताने को, इसकी वेवलेंथ क्या होता है आपको पता होगा। वेवलेंथ एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है, एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। वो मेजर कहीं से भी कर लो, चाहे तो क्रस्ट से क्रस्ट कर लो, चाहे ट्रफ से ट्रफ कर लो, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फील आया? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है, यानी इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है। यानी अगर थोड़ा सा फील करना हो तो ऐसे करके देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लेटा हुआ हो गया। अब ऐसे चलते जाएंगे मेरी तरफ, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, और आगे बढ़ते जाओ। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बात प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी आपको पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, आपको पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या है, आपको पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखती कैसी है, आपको पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायग्राम था उससे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और उनका जो प्रोपेगेशन है, यानी कि जो वो मूवमेंट है वो किस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों। अब बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें क्या क्या खासियत होंगी, वो क्या शो करने की कोशिश करेगी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होती है एक्सीलरेटेड चार्ज से। अब प्रोड्यूस्ड होती है, इससे मुझे याद आ गया कि यार एक तो डाउट मन में यही रह गया था कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, समझ आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखती कैसी है, समझ आ गया। आती कहां से हैं, सोर्स कहां से। तो जो ये वाली बात है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय एक्सीलरेटेड चार्ज, इसको मैं अभी मात्र 10 मिनट बाद समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका सोर्स कहां से है, ठीक है। तो वहां इसको बहुत अच्छे समझाऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई ना कोई प्रोवाइड कराता है। अब कौन प्रोवाइड कराता है ये अभी 10 मिनट बाद समझाऊंगा। क्लियर है? कौन प्रोवाइड कराता है इसको अभी होल्ड कर लो, बस इतना पता चल गया कि कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है। अब कौन है वो अभी समझेंगे हम। तो दूसरी बात क्या बोली, इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए कि एयर हो, वाटर हो या कोई अदर मीडियम हो, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा ना, सन से जो लाइट आती है वो तो एटमॉस्फेयर में से मीडियम मिल गया, ऊपर कहाँ है मीडियम उसके पास, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तभी तो सन से लेके यहाँ तक अर्थ तक आ जाती है लाइट, ठीक है। तो पता चल गया इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ई एंड बी field are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of the wave। ये वाली बात तो भी अभी हमने करी ली थी कि जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, उनके प्रोपेगेशन का, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तीनों का आपस में। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर होती है। आप लोगों को पता होगा वेव दो तरीके की होती थी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ओके, आगे, द ऑसिलेशंस ई एंड बी फील्ड आर इन सेम फेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो ऑसिलेशंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, ऐसे गया ऐसे एक वेव बनाई, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया ऐसे एक वेव बनाई, हालांकि परपेंडिकुलर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक फील्ड इस वाली प्लेन पर है।
तो कह रहे हैं दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मीनिंग आप ऐसे समझो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा या मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड यानी बीवी मैक्सिमम पॉइंट पर होगा। क्लियर है? ये पॉइंट होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम होगा उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड कम से कम होगा, यानी दोनों जब वेरी करेंगे वो एक साथ ऊपर नीचे करेंगे। जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जब जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इसीलिए बोला दीज ऑसिलेशंस फील्ड आर इन द सेम फेज, ये सेम फेज में होते हैं, इनके बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है भाई। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड, यानी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं फ्री स्पेस में। देखो बार बार फ्री स्पेस इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब मीडियम आ जाएगा, जब कोई और मीडियम आ जाएगा तो फिर बात बदल जाएगी, क्योंकि मीडियम अभी जो फ्री स्पेस की हमने परमिएबिलिटी और परमिटिविटी दोनों की बात की वो कांस्टेंट थी हमारी। तो फ्री स्पेस में जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड सेम होंगी, लेकिन जब वो डिफरेंट मीडियम में जाएंगी तो उनकी स्पीड बदलेगी, उनकी स्पीड चेंज होगी, उनकी स्पीड वेरी करेगी ड्यू टू द परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो क्लियर है? फिलहाल के लिए अपन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगे चूंकि फ्री स्पेस है। क्लियर है? नोट करना नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी ई नोट बाई बी नोट इक्वल टू सी होता है। जो एम्पलीट्यूड मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम पॉइंट, और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम पॉइंट। तो जो इनका एम्पलीट्यूड होता है उनका रेशियो यानी ई नोट बाई बी नोट इक्वल टू होता है सी के यानी स्पीड ऑफ लाइट के। इसको भी याद रखना, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी शेयर्ड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो भी एनर्जी होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी कैरी की हुई होती है थ्रू द स्पेस, दिस एनर्जी शेयर्ड इक्वली, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस एनर्जी को शेयरी इक्वली डिवाइड करती है या को डिस्ट्रीब्यूट करती है किसके साथ? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस, यानी ये कह रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी ट्रेवल करती हैं कहां से? आपके फ्री स्पेस में, तो उस जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो पी कष्ट होता है न्यू अपॉन सी। पी कष्ट क्या होता है? म्यू अपॉन सी। ठीक है, तो पी इक्वल्स टू म्यू अपॉन सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एर्थ प्रॉपर्टी। एर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो कुछ प्रॉपर्टी थी, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करना नोट कर लो। अब बात आती है कि अपन ने ये तो डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या प्रॉपर्टी है। अब जब पहला वाला पॉइंट पढ़ा था तब मैंने एक बात बोली थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सीलरेटेड चार्ज्ड मोशन या एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से होती है। तो इस बात को हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती कहां से हैं, यानी क्या सोर्स है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या सोर्स है। अब देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज ध्यान से याद दिलाने की कोशिश करूंगा। जैसे नंबर 1, आप लोगों ने पढ़ा था कोई एक चार्ज है, आप कहोगे यस चार्ज है, तो क्या हो गया? आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि एक चार्ज है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ कि ना? यानी चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चार्ज प्रोड्यूस करता है, इसे समझा देता हूं उधर। देखो, जो अपन का चार्ज होता था, और चार्ज भी कैसा? स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी कि रुका हुआ चार्ज है। चार्ज स्टेशनरी जब होता था तो आप लोग को याद होगा स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। क्या करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। ये याद दिलाने की मुझे जरूरत है या नहीं वो आप लोग बताएंगे। कि आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई चार्ज अगर स्टेशनरी है, याद हो तो पॉजिटिव चार्ज होता था, नेगेटिव चार्ज होता था। इसके आसपास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रेडियली आउटवर्ड होता था पॉजिटिव का, और इसका नेगेटिव का रेडियली इनवर्ड होता था। याद है कि नहीं? तो हमने बात की थी कि जब चार्ज हमारा स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब आपको याद होगा जब भी चार्ज किसी भी करंट कैरिंग वायर में होकर निकलता था, चार्ज करंट कैरिंग वायर में होकर निकलता था, ये बात से बढ़िया मैं ये बात बोलूंगा कि कंडक्टर में करंट ही इसलिए फ्लो करता है क्योंकि चार्ज मूव करता है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, यानी जब चार्ज क्या हो? चार्ज मोशन में हो। चार्ज क्या है? मोशन में हो। चार्ज जब मोशन में हो, तो चार्ज जब मोशन में होता था तो क्या प्रोड्यूस होता था? मैग्नेटिक फील्ड। याद है कि नहीं? चार्ज जब मोशन में होता था तो प्रोड्यूस होता था मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता था। वो आपको याद हो तो वहां पर एक बैटरी या सेल लगाया जाता था, और बैटरी या सेल कैसा करंट देता है? स्टेडी करंट, यानी डायरेक्ट करंट देता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज का मोशन होता है बैटरी के करंट से, या जो डीसी करंट होता है उसका यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो चार्ज जब मोशन में होता था, यहां पे मेंशन कर देता हूं यूनिफॉर्म मोशन।
क्या मेंशन कर दिया, यूनिफॉर्म मोशन, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो दो बातें हो गई, जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज जब मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन जब आपका चार्ज ऑसिलेट करने लगे, जब आपका चार्ज ऑसिलेट करने लगे या सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करने लगे या फिर चार्ज अपनी स्पीड को कम ज्यादा करने लगे, यानी कि चार्ज का मोशन तो हो, चार्ज का मोशन हो, चार्ज इन मोशन बट एक्सिलरेटेड, कैसा हो, चार्ज एक्सिलरेटेड हो, तो याद रखना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, ईवी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। तो यहां से मोटा मोटा सोर्स दिमाग में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या होता है, जो चार्ज जब मोशन में हो या चार्ज एक्सिलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो। क्लियर है, और ऐसा याद करो कहां होता है, ऐसा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट में। तो मोटा मोटा इतना समझ में आ गया कि एसी करंट आपका क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। क्लियर है, क्योंकि देखो जब चार्ज रेस्ट में है, जब चार्ज आपका रेस्ट में है तो क्या हो रहा है, चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब चार्ज आपका मोशन में है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब एक्सिलरेटेड चार्ज है तब आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां से प्रोड्यूस होती है जहां पर चार्ज का मोशन एक्सिलरेटेड हो, यानी एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। ये वाली बात थ्योरेटिकल हो गई, इसको एक्सपेरिमेंटली हम समझेंगे जब हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में अच्छे से क्लियर हुआ है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। फिलहाल आपको समझ आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है। ठीक है, तो अपन वही यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो वही है, एन एक्सिलरेटिंग चार्ज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी जो एक्सिलरेटिंग चार्ज है वही आपका सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हिच व्हेन while a charge in uniform motion produce a magnetic field that does not change with the time। यानी जो मैंने समझाया था वही बात इन्होंने लिख दी कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड करेगा, while a charge in uniform motion, जब चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, then produces a magnetic field that does not change with the time। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके का। ठीक है, Thus, neither stationary charge nor charge in uniform motion or steady current can produce electromagnetic waves। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकला कि न तो चार्ज स्टेशनरी हो और ना ही चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। यानी ना तो स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दे सकता, ना यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मूव करने वाला चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे सकता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एन एक्सिलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी मैक्सवेल के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो प्रोड्यूस कर सकता है वो कौन कर सकता है, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट कह लो या फिर एक्सिलरेटेड। ऑल्टरनेटिंग करंट पर फोकस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस ही तब होता है जब करंट अपना पीक पोजीशन पे जाता है फिर कम होता है। ठीक है, तो ऑसिलेट करता है। क्लियर है, कंसीडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली विद टाइम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सिलेटिंग चार्ज। यानी कि अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करना है। तो ये कह रहे हैं कि आपको चार्ज कैसा चाहिए, एक्सिलरेटेड चाहिए। तो इन्होंने एग्जांपल लिया कि कंसीडर करो चार्ज को जो कि ऑसिलेट कर रहा है हार्मोनिकली विद टाइम। हार्मोनिकली विद टाइम अब आपको याद आ जाएगा, जब चार्ज हार्मोनिकली विद टाइम होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। तो भाई वो आगे बोल देगा, देखो दिस चार्ज प्रोड्यूस्ड एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेबरहुड, दिस फील्ड इन टर्न प्रोड्यूस्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द नेबरहुड, द प्रोसेस कंटिन्यू बिकॉज द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ईच अदर। यानी यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। फिलहाल अभी तक आपके मन में वाली बात हो रही होगी कि सर ये वाली बात तो भी हमने की नहीं है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये वाली चीज तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट में समझेंगे। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि मैक्सवेल ने, जो ये मैक्सवेल साइंटिस्ट है भाई, मैक्सवेल ने इस बात को प्रूव कर दिया था कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा। इस वाली बात का डिस्कशन हम जब डिस्प्लेसमेंट करंट को पढ़ेंगे वहां करेंगे, पर फिलहाल आपके दिमाग में ये बात फिट रख लो, इस बात को ध्यान रख लो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही बात को इन्होंने यह समझाया है कि ये चार्ज जो प्रोड्यूस कर रहा है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब
चूंकि ही एक दूसरे को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को किया, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड को किया, तो ये प्रोसेस अब चलती जाएगी, इसीलिए इनको किसी और अदर मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये खुद ही अपना सोर्स है, यानी कि पहला दूसरे को बनाएगा, दूसरा फिर से पहले को बनाएगा, फिर वो आगे अपने को बनाएगा, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। तो वही समझाया, दिस चार्ज प्रोड्यूस्ड एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नेबरहुड, दिस फील्ड इन टर्न प्रोड्यूस्ड एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द नेबरहुड, दिस प्रोसेस कंटिन्यू बिकॉज ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ईच अदर। तो दोनों का सोर्स कौन है? वो खुद एक दूसरे ही सोर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे, हेंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑसिलेटिंग चार्ज, यानी यहां से पता चल गया कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कहां से प्रोड्यूस हो रही है, वो एक ऑसिलेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज, यानी ये कह रहे हैं जो चार्ज का ऑसिलेशन होगा, जो चार्ज का क्या होगा? ऑसिलेशन होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी हो इक्वल होगी। द एनर्जी कैरिड बाय द वेव कम फ्रॉम द सोर्स व्हिच मेक द चार्ज ऑसिलेट, यानी ये कह रहे हैं एक तरीके से कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है? वो एनर्जी आ रही है जहां पर वो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। अब आपको पता है जब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है वहां पर मोशन में यानी काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, तो कुछ हद तक यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाएगी एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो भी एनर्जी चाहिए उस फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी मे नोट दैट इन ऑर्डर टू जनरेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी v, यानी ऊपर के डिस्कशन से ये समझ आ गया कि जब भी आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करना है और जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको v रखनी है, ये आपकी चॉइस है कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए, तो वी नीड टू सेट अप एन एसी सर्किट इन विच द करंट ऑसिलेट एट द फ्रीक्वेंसी v। यानी देखो ऊपर वाले पॉइंट ने क्या बोला कि जितनी फ्रीक्वेंसी उस चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेट होने की होगी, यानी वो चार्ज पार्टिकल जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। तो यहां उन्होंने वही बोल दिया कि चार्ज ऑसिलेट करेगा तो इसका अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। तो एक तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी v रखना चाहते हो तो आप क्या करो, एक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करा दो जिसकी फ्रीक्वेंसी v हो, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या प्रोड्यूस कर देगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या चाहिए कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सीलरेट हो, यानी कि ज्यादा हो फिर कम हो, तो वो ऐसी करंट शो करता है। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट, hence it is easier to generate low frequency electromagnetic waves such as a radio wave. However, it is not possible experimentally demonstrate the existence of high frequency electromagnetic waves such as visible light. यानी ये कह रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो आपके मन में आएगा हमारे घर में तो एसी करंट आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर तो हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भरमार होनी चाहिए। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट, बट बहुत कम फ्रीक्वेंसी की। क्यों? अब याद करो हमारे घर में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज में क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी जो ये होती है ना रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 50 हर्ट्ज तो कुछ भी नहीं है, इनकी स्टार्टिंग ही 100 कम से कम 100 हर्ट्ज से ऊपर होगी। तो कहने का मतलब यह है कि एसी करंट बस एक आपको आइडिया दिया जा रहा है कि एसी करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एसी करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव यही है रेडियो वेव, सबसे कम फ्रीक्वेंसी। फिर तो भैया जो विजिबल लाइट हो गई और एक्सरे हो गए और बहुत इंफ्रारेड हो गई, उनकी तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। फिलहाल रेडियो वेव को पकड़ लो, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे कम होती है, उस तक को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा अच्छे से एसी करंट, क्योंकि हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट की लगभग फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो कितना कर पाएगा? सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए यहां पे उन्होंने समझाया है कि इट इज नॉट पॉसिबल एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट द एक्जिस्टेंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सच एज विजिबल लाइट, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, फिर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम कैसा होता है, दिखती कैसी है, फिर हमने डिस्कस किया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है, यानी कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।